तो 50 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद इंसानियत एक बार फिर चांद की तरफ वापस जा रही है। ये एक बहुत बड़ा तारीखी लम्हा है, लेकिन इसकी कीमत भी उतनी ही बड़ी है। इस पूरे आर्टेमिस प्रोग्राम पर तकरीबन 93 अरब डॉलर की लागत आएगी। जी हां, 93 अरब डॉलर। ये इतनी बड़ी रकम है कि एक सवाल तो जहन में आता ही है, आखिर क्यों 50 साल बाद हम इतना पैसा, वक्त और मेहनत दोबारा क्यों लगा रहे हैं? चांद पर आखिर ऐसा क्या है जो पहले नहीं था? चले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सवाल का पहला जवाब चांद की सतह के नीचे छुपे खजानों और इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत में है। देखें, चांद ऊपर से भले ही बेजान और बंजर लगे, लेकिन उसकी मिट्टी के नीचे कीमती वसाइल का एक पूरा जखीरा है। यहाँ नायाब धातें, लोहा, टाइटेनियम और हीलियम जैसी चीजें हैं, यानी वो सब कुछ जिस पर हमारी आज की टेक्नोलॉजी चलती है। लेकिन सबसे हैरानकुन और सबसे कीमती चीज है पानी। जैसा कि प्रोफेसर सारा रसल कहती हैं, चांद के पोल्स पर बर्फ की शक्ल में पानी के बहुत बड़े ज़खायर हैं। इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बन सकती है, और यहाँ तक कि रॉकेट फ्यूल भी। मतलब ये चांद पर लंबे अरसे तक रहने के लिए एक गेम चेंजर है। लेकिन इस बार की खिलाई दौड़ 1960 की दहाई जैसी नहीं है। तब अमेरिका का मुकाबला सोवियत यूनियन से था और एक नजरियाती जंग थी। आज मुकाबला चीन से है, जिसका टारगेट 2030 तक चांद पर इंसानों को उतारना है। और इस बार मकसद सिर्फ झंडा लगाना नहीं, बल्कि वसाइल तक पहुंचना है। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा कानूनी मसला है। 1967 के एक बैनुल-अक़वामी मुआहदे के मुताबिक कोई भी मुल्क चांद की मिल्कियत का दावा नहीं कर सकता। तो फिर वसाइल की ये दौड़ कैसी? इस बात को डॉक्टर हेलन शामन बहुत अच्छे से समझाती हैं। उनका कहना है कि कोई मुल्क चांद के किसी हिस्से का मालिक तो नहीं बन सकता, लेकिन वहां काम जरूर कर सकता है, वहां से वसाइल निकाल सकता है। तो असल दौड़ इस बात की है कि चांद की सबसे बेहतरीन, सबसे कीमती जगह पर पहले कौन पहुंचता है और अपना अड्डा कायम करता है। चांद पर वापसी की दूसरी बड़ी वजह यहां से बहुत बहुत दूर है। जी, ये मरीख की तरफ पहला कदम है। नासा का प्लान बिल्कुल सीधा है। पहले चांद पर लंबे अरसे तक रहने और काम करने का तरीका सीखो। वहां गहरे खला में जिंदा रहने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी टेस्ट करो, और फिर चांद को मरीख के सफर के लिए एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करो। और ये प्लानिंग बिल्कुल सही भी है। जैसा कि लिबी जैक्सन कहती हैं, अगर लाइफ सपोर्ट जैसी अहम टेक्नोलॉजीज सीधा मरीख पर जाके फेल हो गईं, तो ये एक बहुत बड़ी तबाही होगी। इन सब चीज़ों को पहले चांद की सतह पर टेस्ट करना कहीं ज़्यादा महफूज और आसान है। तो वसाइल और मरीख की तैयारी के अलावा चांद पर वापस जाने का एक और बहुत अहम मकसद है, नई साइंसी दरियाफ्तें करना और आने वाली नस्लों को एक नई उमंग देना। चांद को एक टाइम कैप्सूल समझें। वहाँ ना हवा है, ना बारिश, और ना ही ज़मीन की तरह टेक्टोनिक प्लेट्स हरकत करती हैं। इसलिए उसकी सतह पर हमारे सोलर सिस्टम की 4.5 अरब साल पुरानी तारीख जैसी की तैसी महफूज है। अपोलो मिशन से लाए गए पत्थरों ने ही तो हमें बताया था कि चांद आखिर बना कैसे था। प्रोफेसर सारा रसल इसे क्या खूबसूरती से बयान करती हैं कि चांद ज़मीन का शानदार आर्काइव है। यह हमारे अपने सैयारे की वो तारीख है जो ज़मीन पर मौसमों और तब्दीलियों की वजह से हमेशा के लिए मिट चुकी है। और याद है कैसे अपोलो मिशंस ने साइंसदानों और इंजीनियर्स की एक पूरी नस्ल तैयार की थी। आर्टेमिस मिशन से भी यही उम्मीद है कि ये नौजवानों में साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के लिए एक नया जज्बा पैदा करेगा, जो किसी भी मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। और आखिर में डॉक्टर हेलन शारमन की ये बात याद रखने वाली है। ये मिशन हमें दिखाते हैं कि इंसान क्या कुछ कर सकता है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो इंसानियत के लिए कितने ही फायदे पैदा किए जा सकते हैं। तो चांद पर वापसी सिर्फ माजी को दोहराना नहीं है, बल्कि ये मुस्तकबिल की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है। चांद तो पहला कदम था। अब सवाल यह है कि हमारी अगली अजीम छलांग क्या होगी।